Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। आपका नेट कनेक्शन लो है शायद। हम्म लेट अस गो नाउ। कल की तासिका में हमने क्या क्या देखा था, किसी को कुछ याद आ रहा है? हम्म याद आ रहा है क्या कुछ? बोलोगे कोई? और आप लाती कौन सी टॉपिक को देख रहे थे हम कल? हम देख रहे थे इस जो मेरी जापान यात्रा है, इस साहित्य कृति का तात्विक विवेचन। हमने देखा कि सही में क्या यथार्थ चित्रण वह व्यक्ति कर सकता है कि जो व्यक्ति उस जगह पर गया है। यदि हम लोग नहीं जाते हैं उस जगह तो उसका यथार्थ रूप से चित्रांकन नहीं कर पाते। और हमारे तुकडोजी महाराज हमने देखा कि वो गए थे, है ना। यदि हम देखें कि वो जापान यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने यथार्थ यात्रा को निश्चित ही तौर पर प्राप्त कर लिया। प्रत्यक्ष अनुभव तो उन्होंने बता दिया कि प्रत्यक्षदर्शी कैसे रहे। उन्होंने मेरी जापान यात्रा के माध्यम से उनके प्रत्यक्ष अनुभव को स्मरण किया। और इतना ही नहीं, स्मरण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उन जापान शहर के जो कृषि व्यवस्था है, वहां के जो मंदिर है, वहां का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया और वर्णन भी किया। और इतना ही नहीं तो वो जिस जगह पर भाषण देने के लिए जाते थे वहां की सांस्कृतिक विभिन्नता कैसे थी। जैसे वो कहते हैं कि लकड़ी की टाटी में उन्हें भोजन किया, लकड़ी की कटोरियां उन्हें दे दी, हाथ से उन्होंने खाया नहीं बल्कि दो कमचिया मैंने चम्मच उनको दिए गए और बस उन्होंने उसे खाया और उन्होंने उसे सीख लिया। और इतना ही नहीं तो वहां के जो नृत्य थे, जिसे हम सेक्रेट डांस के माध्यम से, पवित्र नाच के माध्यम से कहते हैं, तो यह पवित्र नाच कैसा था कि एक गंभीर नृत्य था और एक ढोल के माध्यम से। तो इस प्रकार के कई एक्सपीरियंस थे, जो जीवंतता थी उनके एक्सपीरियंस में। उन्होंने ये भी बताया कि वहां की भावना में, वहां की श्रद्धा में, यहाँ के नृत्य में और वहां के नृत्य में क्या अंतर होता है। एक और नृत्य नृत्य था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम लोग सभी उस पार्टी में जाएंगे, लेकिन उस पार्टी में हमारे तुकड़ोची नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र डांस नहीं था, सक्रिय डांस नहीं था। वह एक अलग तरीके का डांस था, वहां पर वो नहीं जा पाए। तो ये जहां वो गए, है ना, तो वहां का चित्रांकन उन्होंने बड़ी व्यापकता के साथ और यथार्थता के साथ किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने वहां के मूल्यों को भी विविध दर्शन के माध्यम से, भिन्न भिन्न कलाओं के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, वहां के धर्म, रीति रिवाज, वहां की प्रथा, वहां की जो परंपरा थी, उन सभी को, या वहां की जो संस्कृति थी उस संस्कृति को भी उन्होंने जीवंतता से बताने का प्रयास किया। पूरे भारत भ्रमण में यदि वो करते हैं तो भारत का भ्रमण और जापान का भ्रमण, इन दोनों का अंतर उन्होंने बताया। साथ ही में नेपाल की भी उन्होंने यात्रा की थी। और यात्रा वर्णन में भारत तथा जापान की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं के गुण को भी देखा और उनके दोषों को भी उन्होंने परिव्याप्त किया और इन सभी का विवेचन उन्होंने प्राप्त किया। कलात्मकता की यदि बात करें तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने क्या किया कि बड़ी व्यापकता के साथ उनकी कलात्मकता की, उनकी सृजनात्मकता का जो ज्ञान था, उनके विषय के संदर्भ में जो ज्ञान था, या उनकी जो गणितीय दृष्टि थी, उनको जो तटस्थता का भाव था, उसे भी उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। उसके पश्चात यदि हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य में हम देखते हैं कि एक विशाल तालाब का वर्णन उन्होंने किया, पानी की मोटर पर बैठकर उन्होंने सैर की,
तालाब बहुत गहरा था, वहाँ पर उन्होंने एक लड़की जो थी उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे वो मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। उसके पश्चात वो जो अथरा पर्वत था, बादलों का वर्णन उन्होंने किया, और ऊपर बादल है और नीचे गहरा नीला पानी है, और इस बीच में उनकी जो मोटर है, पानी की मोटर माने जहाज, वो चलती जाती, तो कितना सुंदर प्राकृतिक चित्रण है, उसे भी उन्होंने अभिव्यक्त किया। इतिहास बोध की यदि बात हम लोग करते हैं, तो मेरी जापान यात्रा में यात्रा वर्णन करते समय तुकडोजी महाराज जी ने जापान के कई शहरों में भाषण दिया, है ना। यदि हम बैंकॉक की बात करते हैं, तो बैंकॉक में उन्होंने बताया कि एक भगवान शंकर जी का मंदिर है, और उस मंदिर का वर्णन करते समय भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का पुनस्मरण उन्हें हो जाता है। इतना ही नहीं तो भगवान श्री राम, माता सीता, राम भक्त श्री हनुमान, इनके साथ भगवान शंकर, तथागत गौतम बुद्ध का इतिहास, इन सभी के मंदिरों का चित्र रूप में चित्रित किया जाता है। सविकल्प समाधि का वर्णन भी उन्होंने किया। तो हजारों वर्ष पूर्व भारत में जो ऋषि मुनियों ने जो तपश्चर्या की, उसी तपश्चर्या का वह एक हिस्सा था। हम ये कहें कि जापान की शिक्षा पद्धति, मंदिरों की देखभाल, भगवान श्री राम, सीता, हनुमान, तथागत बुद्ध, भगवान शंकर, भगवे वस्त्रधारी, योगाभ्यास करने वाले सारे लोग, सविकल्प समाधि, ये सभी का भारत का एक गौरवशाली इतिहास। और इतना ही नहीं तो जहां पर इनकी दृष्टि नहीं गई, हम यह अभ्यास कर चुके हैं कि जो कुंडलिनी शास्त्र का जो योग अभ्यास होता है, जो सप्त चक्र का वर्णन होता है, यह तक उन्होंने उस इतिहास की भी बात की। मतलब देखिए कि इतिहास का बोध भी जापान यात्रा के माध्यम से कैसे प्राप्त होता है। यदि हम उद्देश्य पर चर्चा करें, तो कोई भी कार्य जो होता है वो बिना प्रयोजन का होता नहीं है, बिना उद्देश्य का नहीं होता है। एक तो अनुभव को प्राप्त करना है, ज्ञान को अर्जन करना है, या हम कहें कि अर्थ की प्राप्ति करनी है, या मनोरंजन करने के लिए कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। जैसा कल हमने आपको बताया कि आप यहाँ पर जुड़ते हो, तो आपका उद्देश्य होता है अध्ययन की प्रणाली को आत्मसात करना। हम जुड़ते इस समय पर, इसलिए हमारा प्रयोजन होता है कि हम अध्यापन की प्रणाली को प्राप्त करवा दें। तो इन सभी समसामयिक उद्देश्यों को लेने के पश्चात मेरी जापान यात्रा का मूल प्रयोजन क्या होता है? तो एक विश्व स्तरीय रूप से विश्व शांति को या विश्व धर्म परिषद को एक भारत का प्रतिनिधित्व करना एक परम उद्देश्य उनका रहा। लेकिन साथ में केवल विश्व शांति को प्राप्त करना या विश्व धर्म परिषद को एक भारत का प्रतिनिधित्व रूप में प्राप्त करवाना, यही उनका उद्देश्य नहीं था। तो भारत की सांस्कृतिक एकता की महत्ता को प्रतिपादित करना, भारत में धर्मगत भिन्नता के बावजूद कैसी एकता है, उसे जापान के लोगों तक पहुंचाना, समाज का शांतिपूर्ण व्यवहार जो है ना, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी हमारे देश की जो सांस्कृतिक एकता है उसे परिव्याप्त कर देना, भारत की संस्कृति जो है या आध्यात्मिकता का परिचय विश्व को होने के लिए परिव्याप्त कर देना, अन्य देशों की जो संस्कृति है उसका परिचय भी इस उद्देश्य के माध्यम से प्राप्त होता है। या हम यूं कहें कि राष्ट्र की राह पर किस तरह चल पड़े, भारतवर्ष को अपनी एक नई प्रगति का हेतु को साध्य करने के लिए यह चिंतन, यह कृति अत्यंत उद्देश्यपूर्ण रही, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 7 बिंदुओं के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि आपको आपका मैन्युअली लेवल का पेपर होता है मेरी जापान यात्रा का, तो मेरे बच्चे ऑल ओवर रूप से तैयार हो जाए। पहला यथार्थ चित्रण, जिसमें सही में तो हमारे तुकडो जी महाराज गए थे, और इसका प्रमाण हमें उनके फोटोग्राफ्स के माध्यम से मिल सकते हैं, उनके बताए गए भाषणों के माध्यम से मिल सकते हैं, या मेरी जापान यात्रा यही एक बुक है उनका, जिसके माध्यम से हम वो प्रूव करवा सकते हैं कि वो सही में गए थे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना जाते हुए भी उसे प्रस्तुत कर देते हैं। तो यह तात्विक विवेचन में ये 7 पॉइंट्स आपके बनते हैं। आर यू क्लियर नाउ? ये 7 पॉइंट्स मुझे लगता है कि 2 सप्ताह से चल रहे हैं, तो आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर?
satisfied this lecture? क्या आपको इस लेक्चर में किसी को कोई सवाल है? सवाल होता है तो यू डिस्कस इट, आप पूछ सकते हैं। देखिए, जिनको बताना है, बात करनी है, प्लीज आपके माइक को आप ऑन करके बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसे आप ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। क्लियर हो गया हेलो बेटा? मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम वो मंगलानी का वो ज्वाइन नहीं हो रही है। मंगला ज्वाइन नहीं हो रही है, एक मिनट। हाँ, वो कब के मैसेज डाल रहे ग्रुप पर। अच्छा, एक एक मिनट में ना। सब लोग तो अपने आप जुड़ गए ना? वेटिंग रूम नहीं है ना? हेलो, नहीं मैम। वेटिंग रूम नहीं है तो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। आप जी अपने मैम। आप जुड़ गए ना, तो उसे कहना आपका नेट प्रॉब्लम होगा बेटा। बाकी के लोगों को वेटिंग जी रूम, मैम, मैंने बोला उसे। वेटिंग रूम के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी क्या आपको? जी नहीं मैम। हाँ, तो ठीक है ना? उनका नेट इश्यू होगा। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे मेरी जापान यात्रा के तात्विक विवेचन की। डू यू अंडरस्टैंड बेटर देन? क्या आप उसे समझ गए? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। अगला पॉइंट आपका है आशय, विषय, प्रमुख उद्देश्य। हो सकता है कि आशय विषय पर सवाल करवा दे, तो आपको यह सवाल भी आना चाहिए। हर एक पॉइंट की चर्चा करना हमारा परम उद्देश्य है। एक भी पॉइंट को ड्रॉप आउट बिना किए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आशय यानी क्या? तो आशय है मन की वह इच्छा जो रचनाकार को कोई कार्य करने को प्रेरित कर देती है ना? अब देखिए कि आशय तो हमने बता दिया कि आशय का मतलब क्या होता है, मन की इच्छा। अब मन की इच्छा वही होती है जो हर रचनाकार को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करवा दे। और हमारी जापान यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य के प्रति यदि हम लोग चलते हैं तो आशय राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज के मन में क्या था? एक ही था कि सामाजिक, आध्यात्मिक या राष्ट्र की उन्नति हो, या सर्वधर्म समभाव हो, या मानवतावादी विचारों को जनता तक या विश्व तक पहुंचाना हो। हमने ये देखा कि उनका मूल प्रयोजन किसी भी एक मनुष्य को लेकर नहीं था। उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि विश्व शांति पहुंचाना है तो विश्व शांति मैं केवल हिंदू धर्म के लिए करूंगा या मुस्लिम धर्मों के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। बल्कि उन्होंने ये बात बताई कि ये जो विश्व धर्म है, ये विश्व शांति है, ये विश्व शांति पूरी शांति के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। यह किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है। जिस प्रकार से सूरज अपनी गर्मी को, सूरज अपनी लालिमा को चहुओर फैलाता है, पूरे विश्व के लिए फैलाता है। वो यह नहीं सोचता कि ये पाप कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, सभी के लिए अपना योगदान देता है। ये धरती माँ सभी पापियों के पापों को झेल रही है, कई संतों को वो अपने साथ आत्मसात कर रही है। वो कभी यह नहीं सोचती कि ये पाप कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसे अपने, नहीं, ये नहीं सोचते। ठीक उसी प्रकार, और ये तो कहा जाता है ना, संत जनों की धरती है भारत माता, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। यही मूल प्रयोजन रहा दोस्तों, कि जब ये सारे संतों का जन्म हुआ तो इन सारे संतों का जन्म केवल पृथ्वी पर इसलिए हुआ ताकि वो इन सारे लोगों के दुखों को दूर कर पाए। तमाम ऐसे काल की आवश्यकताएं थी कि काल की आवश्यकताओं ने इन सभी संतों को जन्म दिया। और जब इन संतों का जन्म हुआ तो निश्चित ही शांति का जन्म हुआ। और जब शांति का जन्म हुआ तब एक ऐसे धर्म का निर्माण हुआ जो किसी भी जाति का न हो, किसी भी पंथ का न हो। अब देखिए, वो ऐसे विश्व शांति, ऐसा विश्व धर्म, और जिसे परिषद के माध्यम से या जापान यात्रा के दौरान आए हुए उन सारे अनुभवों के माध्यम से वो पाठकों तक पहुंचा दे, यही इस कृति का निर्माण हुआ। आशय क्या है, क्लियर करते जा रहे हैं। बेटा, वो बच्ची जुड़ गई क्या?
कविता, उजाला, वो बच्चे जुड़ गई? नहीं जुड़ी मैम अभी तक। अरे यार कैसे करें हम, मुझे लगता है कि उसका नेट इश्यू होगा, क्योंकि हमने वेटिंग रूम ही कैंसिल करवा दी है हमारी। जी मैम। अब उसका नेट इश्यू हो सकता है। ओके। तो देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व धर्म परिषद की और विश्व शांति की। तो इस कृति का निर्माण करने के पीछे उनका एकमात्र प्रयोजन था, और वह था विश्व शांति को पहुंचाना और विश्व धर्म परिषद का निर्माण करना। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की यदि बात करते हैं, तो जब वो जापानी शहर में गए, तो सबसे पहला आता है आदरातिथ्य। कि जैसे ही उनकी एंट्री हुई, तो कितने सारे लोग उनको फूल लेकर, फूल की मालाएं लेकर उनका आदरातिथ्य करने लग गए। और फिर वहां की खान पान की व्यवस्था अलग थी, और खास तौर पर वहां की कृषि पद्धति भी अलग थी, घरों का निर्माण अलग था, वहां की स्कूली व्यवस्था अलग थी। आदरातिथ्य में हम लोगों ने देख चुके हैं कि छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियां उनके आदरातिथ्य के लिए उनके स्वागत के लिए तैयार थे। खान पान की व्यवस्था को यदि हम देखें, तो उनके खान पान में हमारे यहाँ की पूरनपोली थी क्या, या दाल और बाटी थी, क्या था? दाल बाटी का खाना था, बैंगन की सब्जी थी वहां पर उनको खाने ये के नहीं लिए। था। जी, क्या था फिर, बताइए। नहीं था मैम। हाँ, देखिए। मांस मच्छी। यस, यस, बिल्कुल सही। तो ये जो खान पान की व्यवस्था और कृषि पद्धति, हमारे यहाँ के जैसे बड़े बड़े खेत वहां के थे नहीं। तो वहां की कृषि पद्धति, भले ही वह सड़क के किनारे पर छोटा सा एरिया दिखाई दे, वहीं पर वो कोई ना कोई कृषि लगा देते थे, और घरों के निर्माण जैसे मिल जाए वैसे। यदि वहां घर सीमेंट कंक्रीट के मिलते थे तो उसमें भी, और यदि वह लकड़ी का निर्माण करने के पश्चात उसे निर्माण कर सकते थे तो वह भी। स्कूल की व्यवस्था जो थी वहां की, वो भी डिफरेंट थी। किस प्रकार से डिफरेंट थी, क्योंकि वहां के स्कूलों में केवल और केवल हम ये नहीं कहते कि केवल पढ़ाई करवाते थे, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ और अन्य कामों में भी उन बच्चों को बिजी रखा जाता था। जैसे रेडियो बनाना, या घड़ी बनाना, या लड़कियां हुई तो रसोइयों का काम करवाना, रसोई घर में क्या क्या कार्य किया जाता है वो उनसे करवाना, या कृषि पद्धति में खेती करवाना। तो ये सारे काम स्कूल में ही उनको दिए जाते थे। अस्पतालों की सुव्यवस्था का जो, देखिए मतलब हर चीज उनके साथ कैसे थी। अस्पतालों की भी व्यवस्था थी, और अस्पतालों में इंजेक्शन कैसे दिया जाता था वो उसका भी। मतलब देखिएगा कि जब हमने मेरी जापान यात्रा को बताया, तो मेरी जापान यात्रा पढ़ते समय और पढ़ाते समय, यदि आप दोनों भी, मतलब आप लोग और हम, यदि हमने जो बताया वो उससे आपने यदि यथार्थ रूप से वैसा का वैसा लिया हो, तो आप उसके आशय को और विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये सारी बातें हमने बताई थी आपको। आदरातिथ्य कैसे हुआ, वहां के खान पान की व्यवस्था कैसे थी, कृषि पद्धति वहां की कैसे थी, घर का निर्माण कैसे था, वहां की स्कूली व्यवस्था वहां की कैसे थी, अस्पताल का कैसा उनका प्रयोजन किया था, ये बातें बताई थी आपको। जी मैम। हाँ। तो देखिए, ये सारी बातें यदि हम सभी लोगों ने सीख ली है, तो इसका अनुभव प्राप्त कर इन अनुभवों को आधार पर भारत में भी बदलाव हो, यही इस मुख्य आशय इस कृति का रहा। मतलब तय है कि यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा मानते हैं, उच्चतम स्थान दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि केवल भारतीय संस्कृति ही महान नहीं है। तो भारतीय संस्कृति के साथ साथ दूसरे स्थानों पर यदि हम जाते हैं, जापान को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं, तो जापान का आदरातिथ्य हमें स्वीकार करना होगा। भले ही वहां की खान पान की व्यवस्था को हम आत्मसात नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां के खान पान की व्यवस्था ने हमें ये सीख दिला दी कि जैसा रहन सहन होता है, जो अवेलेबल होता है, जैसा मिलता है वैसा हमें खाना चाहिए, और खाना आना भी चाहिए। अदरवाइज हमारे सामने मम्मी प्लेट भर के खाना लाती है और मुझे आई डोंट लाइक और आई लाइक दिस, ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि हमारे बीच में कई बार ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि मम्मी आपके पीठ पीछे घूमती है, खाना देती है, खाना परोस कर दे देती है, लेकिन आप तुरंत, आपकी एक्शन रिएक्शन क्या होती है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस।
तो ऐसी व्यवस्था जापान के लोगों में नहीं थी। जो मिलता था, जैसे मिलता था, एक साथ सब लोग खाना खाते थे। वहां की कृषि पद्धति को भी आत्मसात कर लिए, यहाँ की कृषि पद्धति को आत्मसात कर लिए। इन घरों के निर्माण में वहां पर क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, स्कूली व्यवस्था वहां की कैसी है, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की जाती है। तो निरंतर रूप से इस कृति का मूल आशय यही है कि जो उस देश में चल रहा था वही बदलाव, वही परिवर्तन की विचारधारा हमारे देश में भी आए। यही इस कृति का आशय है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब देखिए हमारे तुकडोजी महाराज कोई वैज्ञानिक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र चौथी कक्षा पास होने वाला वो व्यक्ति था। कितनी? मात्र चौथी कक्षा। लेकिन आध्यात्मवादी थे, और आध्यात्मवाद के साथ साथ उनमें कट्टर राष्ट्रभक्ति भी थी। अब देखिए, इनकी ये जो राष्ट्रभक्ति थी, कठोर राष्ट्रभक्ति के रूप में या कट्टर राष्ट्रभक्ति के रूप में यदि हम उनमें देखते हैं, तो उनकी धमनियों में ही यह राष्ट्रभक्ति विद्यमान थी, क्योंकि उनके मन की इच्छा उन्हें हमेशा प्रेरित करती थी। क्या? कि बस जापान इस प्रकार की प्रगति कर रहा है, तो नई मिसाल को प्राप्त कर रहा है, तो हमारा देश भी इस प्रकार की प्रगति करे, नई मिसाल कायम करे। और जब टुकड़ोजी महाराज अपने भाषणों में यह मन की बात उन्होंने स्पष्ट भी की, साथ ही उन्होंने ये भी अभिव्यक्ति की कि पूरा विश्व सुखमय हो, पूरे विश्व में शांति प्रतीत हो, और उनकी कामना थी। और मेरी जापान यात्रा का ये जो अपनी कृति है, इस कृति का आशय यही है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जो राष्ट्र संबंधी जो विचार थे या विश्व संबंधी जो विचार थे, वो पाठकों के सामने प्रस्तुत हो जाए। क्योंकि आज तो हमारे सामने वो नहीं है ना, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नहीं है, लेकिन उनके विचार कैसे थे, उनके विचार क्या थे। यदि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, खंजड़ी के गीतों के माध्यम से भाषणों की शुरुआत किया करते थे, तो क्या हमने उनके एकाध भजन को सुन लिया? क्या हमने उनके गीतों को आत्मसात कर लिया? किया हमने प्रयास? नहीं। लेकिन जब हमने मेरी जापान यात्रा इसको पढ़ा, तो पढ़ने के पश्चात निश्चित ही उन्होंने क्या कहा, हर देश में तू, हर वेश में तू, है ना। याद दिला दूं कि किस प्रकार के गीतों का परिमार्जन उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से किया, अपने भाषणों की शुरुआत के माध्यम से किया। कई लोगों ने उनकी सराहना की, अपितु उनको वंस मोर का नारा उन लोगों ने लगा कि और एक बार, और एक बार हम जाने नहीं देंगे, हमारे भी आपको गांव में आना होगा। इस प्रकार के आमंत्रण उन्हें दिए गए। तो निश्चित ही हमें लगता है कि ये जो कृति का जो मूल आशय है, यहाँ उनके विचारों को भी पाठकों के सामने पहुंचाना यही रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस कृति के विषय की बात करें, तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को विश्व धर्म स्थापित करना था, विश्व शांति परिषद लेनी थी, और जापान में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जब भेजा गया, तब भारत की एक सांस्कृतिक गरिमा को विश्व स्तर तक पहुंचाना उनका परम उद्देश्य था। और इसीलिए जब भी वो अपने साथियों को लेकर जाते थे, और साथी जब कोई दूसरे मार्ग पर चले जाते थे या शराब पीने के लिए चले जाते थे ना, जब हमने बताया था आपको कि पार्टियां मना रहे थे या डांस में सम्मिलित हो रहे थे, तो तुरंत उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हम अपने भारत देश को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और इसी कारण उस पार्टी में हमारे तुकडोजी महाराज नहीं गए, क्योंकि उन्हें अपने भारत का प्रतिनिधित्व करना था, सांस्कृतिक गरिमा को पूरे विश्व तक पहुंचाना था। यदि उन लोगों के भांति हमारे तुकडोजी महाराज भी उसी क्षण भर के लिए क्यों न हो, पल भर के लिए ही क्यों न हो, हम यदि दूसरे किसी आमोद प्रमोद के उपादानों को आत्मसात करते हैं, तो हमारी बदनामी हो जाती। हमारे देश को इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति के प्रति हीनता की भावना प्राप्त होती। और आज आपके सम्मुख और हमारे सम्मुख जो मेरी जापान यात्रा या पढ़ने और पढ़ाने के लिए दिया गया, वो शायद वो सफल नहीं होता।
क्योंकि उन्होंने उस कार्य को सफलता देने के लिए त्याग किया। नहीं गए तुकडोजी महाराज, क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें अपनी सांस्कृतिक गरिमा को अपनाना था। एक भारत का प्रतिनिधित्व कितना सफलदायी होता है, हमारे संस्कार क्या है, हम कैसे विश्व शांति को प्राप्त करने वाले लोग उस गंदे कामों में अपना हाथ नहीं बटाना चाहेंगे, इस प्रकार का उत्तरदायित्व हमारे तुकडोजी ने किया। और आखिरकार जापान में जो आयोजित हुआ विश्व धर्म या विश्व शांति परिषद, उसमें उन्होंने भारत की ओर से विश्व शांति का, विश्व धर्म का और प्रेम का संदेश दिया। और यही प्रेम का संदेश उन्होंने उनके तुकडोजी महाराज के माध्यम से पहुंचाना, अन्य राष्ट्रों के संबंध भारत के साथ मजबूत बना दिए, यही वह मूल कारण रहा। क्योंकि न केवल वो जापान में गए, बल्कि उन्हें नेपाल का भी उत्तरदायित्व निभाने के लिए नेपाल में भी आए। आप हमारे देश में आओ, इस प्रकार के कई आमंत्रणों के आमंत्रण एक जगह पर जाने के पश्चात तुकडोजी को दिए गए। और यही हमारी न्यू है, यही हमारा बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मात्र चौथी कक्षा पास होने वाला व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को किस प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, किस प्रकार से गेस्ट लेक्चर के रूप में आत्मसात कर सकता है, और किस प्रकार से अपने भारत की नींव को मजबूत बना सकता है। यह एकमात्र है हमारा आशय और विषय। इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े, उद्देश्य की ओर चर्चा करें। आशय विषय क्लियर हो गया बेटा? जी मैम। हाँ, अब हम चले हम उद्देश्य की ओर। देखिए, इसके उद्देश्य अलग अलग हैं। पहला तो क्या, पहला हमने पहली बार मेरी जापान यात्रा को उठाया, और मेरी जापान यात्रा के माध्यम से दो मुख्य चीजें सामने आई। एक क्या, एक तो जापान, एक जापान कहीं से बच्चों की आवाज आ रही है, बैकग्राउंड साउंड बच्चों का बंद हो जाए तो अच्छा होगा। प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिएगा। किसका है? किसका है ये? सुजीता, सुजीता प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप आपका माइक ऑफ कर दीजिए। सुजीता आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। सुजीता आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, या हम आपको मुंह करा दे, निकाल दे बाहर ग्रुप से। जी मैम। सुजीता आप आपका माइक ऑफ कर दो प्लीज। ओके, डन। हाँ, तो हम आशय पर और उसके विषय पर बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं उसके उद्देश्य की ओर। अब देखिए, जैसे ही हमारे हाथों में मेरी जापान यात्रा यह बुक आता है, तो इस बुक के माध्यम से दो चीजें सबसे पहले महत्वपूर्ण आ जाती है। एक क्या, तो जापान, और दूसरा तुकडोजी महाराज। क्लियर? अब देखिएगा कि जैसे जापान और तुकडोजी महाराज, ये दो व्यक्ति सम्मुख आ जाते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जापान यात्रा लिखने वाली व्यक्ति कौन थी, तो तुकडोजी महाराज। तो चलते हैं पहले तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर। तो देखिए, तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा, तो मेरी जापान यात्रा इस कृति के द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, ये हमारा परम उद्देश्य होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आई विल कंटिन्यू नाउ। बेटा आपका इसके पश्चात लेक्चर कौन सा है? इसके बाद आपका लेक्चर कौन सा होता है? एग्जाम है मैम। एग्जाम है,
ठीक है। जी मैम। कौन से विषय की एग्जाम है? म्यूजिक। ओके, सबकी एग्जाम है? नहीं मैम। जी नहीं मैम, मेरी है सिर्फ। किसकी? मेरी कविता। कविता। जी मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर कल की तासिका में हम यात्रा साहित्य की एक्स्ट्रा तासिका लेना चाहते हैं। आपकी यदि इच्छा होती है तो आप बता दीजिएगा। वैसे कब लेना है, कैसे लेना है, आपके हिसाब से हम लोग लेना चाहते हैं। ठीक है। आज की तासिका फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। टाइम पे लेंगे मैम कल। हाँ, हमारे समय पर तो लेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा तासिका लेना चाहते हैं बेटा। यात्रा साहित्य की एक्स्ट्रा तासिका लेना चाहते हैं। जब आप फ्री होते हो तो प्लीज आई कांटेक्ट मी। ओके मैम। ओके, ओके मैम। ठीक है। चलिए उद्देश्य की ओर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो टुकड़ोजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, यह पहला आपका उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य यह है कि मेरी जापान यात्रा, ये जो साहित्यिक कृति है, तो इस साहित्यिक कृति का 1955 में जो कृति को उन्होंने बताया, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या महत्व होगा, उसे स्थापित करना है ना। दूसरा महत्वपूर्ण, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, टुकड़ोजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना। दूसरा उद्देश्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस साहित्य कृति को रखना, 1955 और आज की वर्तमान स्थिति में उसे रखना, यह दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है कि प्रासंगिकता को स्पष्ट करना, मतलब जितने भी प्रसंग बीच बीच में आते गए उन सभी प्रसंगों को बताना, यह एक तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य है कि मेरी जापान यात्रा इस कृति के द्वारा जापान देश तथा वहां की विविधता को चित्रित करना। ये तो हो ही गया, क्योंकि वहां के देश का चित्रण मार्मिकता से हो गया हमारा। और अगला तत्व है कि मेरी जापान यात्रा के द्वारा विश्व शांति या विश्व धर्म परिषद का आयोजन क्यों होना चाहिए, इसका महत्व बताना। क्योंकि बात तो वही है कि विश्व शांति को प्राप्त करना, शांति, समाधान, संतुष्टि नाम की कोई टैबलेट मार्केट में नहीं मिलती बेटा। उसके लिए तो सबसे पहली बात है कि आपको एक ही बात है, एक ही के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, और वह है ध्यान। बस मात्र मेडिटेशन के माध्यम से, मात्र ध्यान के द्वारा आप अपनी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जब जब भी हमने टुकड़ोजी महाराज के भाषण की शुरुआत की, या शिमुजी शहर हो, क्योटो शहर हो, कोई भी शहर हो, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्नान किया, स्नान के बाद हमने ध्यान किया। तो ध्यान से ही हम विश्व शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और यही उसका मूल प्रयोजन है। नेक्स्ट प्रयोजन की ओर यदि हम चलते हैं, उसके उद्देश्य की ओर, कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जापान देश की प्रगति कैसे हुई है, उसके सोपान क्या है, उसे स्पष्ट कर पाए। अगला तत्व है जापान की सांस्कृतिक विरासत को स्पष्ट कर पाए, कि कैसे सांस्कृतिक विरासत है, वहां की संस्कृति कैसे है, अलग अलग संस्कृतियों से बना अपना देश है, और देश से विदेशों की जो संस्कृति है वो कैसे अलग है, और उस विरासत को, उसके महत्व को स्पष्ट कर दिया। साथ ही में जापान और भारत देश, इन दोनों की सांस्कृतिक एकात्मकता, मतलब जैसे अपने देश में उस संस्कृति को अपनाए, जैसे भगवान शंकर जी हो या भगवान गौतम बुद्ध हो, तो भगवान श्री राम हो, माता सीता हो, हनुमान हो, तो इन सभी की सांस्कृतिक एकात्मकता का भी परिचय वहां पर दोनों के बता दिया, भारत और जापान। नेक्स्ट तत्व की बात यदि करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, तो जापान में जो अनानायिकियों की जो संस्था थी, उनमें अपने देश में धर्म के प्रति क्या योगदान है, उसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अगले तत्व की बात करते हैं, या अगले उद्देश्य की बात करते हैं, तो जापान की जो शिक्षा पद्धति थी, वहां की शिक्षा पद्धति, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, प्राइमरी तथा हाई स्कूल की शिक्षा प्रणाली, इनके संदर्भ में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करवाना और भारत के लोगों को देना। अगला हमारा उद्देश्य है कि भारत की जो संस्कृति है, या प्राचीन और वैभवशाली जो इतिहास है, जो इसके पूर्व हमने आपको बताया, उन सभी प्राचीन और वैभवशाली इतिहास के बारे में जानना।
और भारतीय संस्कृति की धरोहर को जापान में अब तक किस प्रकार से उन्होंने संभाल कर रखी है उसके तात्पर्य को समझाना और जापान पर तथागत बौद्ध का प्रभाव कैसे है उसे स्पष्ट करना। इस प्रकार जापान की प्राकृतिक सुंदरता, उसके सौंदर्य को, भव्य मंदिरों का निर्माण, भारत देश का आराध्य भगवान राम, शंकर, हनुमान जी, इनके मंदिरों का परिचय करवाना, इस प्रकार की साहित्य में इस प्रकार की मेरी जापान यात्रा, इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से ये जो उद्देश्य हमारे सम्मुख आए उसे हमने आपके द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया। इतना यदि क्लियर हो गया हो तो आप हमें एस कहिए, तो कल की तासिका में हम जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसे लेकर प्रस्तुत होंगे। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, यस मैम। ऑल द बेस्ट बेटा। अभी अपने पास मुझे लगता है कि 1-2 मिनट और बाकी है, 3 मिनट बाकी है अपने पास। और लोगों को भी आप बता दीजिएगा कि अभी लास्ट एंडिंग चल रहा है, तो आप जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ते चले जाएं, ताकि आपको मेरी जापान यात्रा पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, और यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण भी हम अपने लेक्चर के समय में कर सकते हैं। तो कविता, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपके एग्जाम के लिए। और कल की तासिका में हो सके तो हम 2 लेक्चर्स कंटिन्यू लेने का प्रयास करेंगे। यात्रा साहित्य के 2 लेक्चर्स इसलिए लेंगे ताकि हमारा सिलेबस बहुत कम, उसे और अधिक डीपली हम पढ़ा पाए, इसलिए हम आपके सम्मुख 2 लेक्चर्स रखने का प्रस्ताव हमने रखा। जब भी आप फ्री हो जाते हो तब हमें बता दीजिएगा या ओके मैम। पर शेयर कर ओके मैम। दीजिएगा कि मैम हम इस समय पर फ्री हैं, तो हम आपका लेक्चर्स लेंगे ताकि हम आपको और अधिक डीपली रूप से मेरी जापान यात्रा के उन सभी पॉइंट्स को बताने का प्रयास कर पाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आज की तासिका में? हो मैम। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम।